हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी कि डीपीसीओ। डीपीसीओ की क्या फुल फॉर्म होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फुल फॉर्म तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये है क्या? द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज पास्ड by central government under section 3 of essential commodities एक्ट 1955। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का एक्ट 1955 है, उसके सेक्शन 3 के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया था, जिसमें हम ड्रग के प्राइस को कंट्रोल करते हैं और तय करते हैं कि प्राइस क्या होगा। गिव द ऑब्जेक्ट ऑफ डीपीसीओ। डीपीसीओ का ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या था वो हमें बताना है। टू रेगुलेट, इसका ऑब्जेक्ट था टू रेगुलेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बल्क ड्रग्स एंड मेकिंग इट अवेलेबल एट फेयर प्राइस। जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बल्क ड्रग्स का, उन्हें रेगुलेट करना और सभी के लिए उसे फेयर प्राइस पर अवेलेबल कराना। फेयर प्राइस यानी कि सही प्राइस पर, बिल्कुल कोई इसमें ठगने वाली बात ना हो कि जैसे कहीं पर रेट कम होते हैं, कहीं पर ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा उद्देश्य ऑब्जेक्ट था टू फिक्स मैक्सिमम सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स। जो बल्क ड्रग्स होते हैं यानी ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स बनाए जाते हैं, उनका मैक्सिमम सेल प्राइस यानी जो एमआरपी होता है वो फिक्स करना, तय करना। ये नहीं कि कहीं कुछ हो रहा है और किसी जगह पर कुछ हो रहा है। तो नेक्स्ट था टू फिक्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सॉरी ऊपर वाला मैक्सिमम सेल प्राइस, ये था मैक्सिमम रिटेल प्राइस, नीचे एमआरपी है। इसका जो ड्रग्स फॉर्मुलेशन है, जो हमने ड्रग्स बनाया है, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स करना कि इससे ज़्यादा की कीमत पर ये ना बेचा जाए। फिर हमसे पूछते हैं कि रिटेलर क्या होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि रिटेलर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन बताओ इनकी। तो रिटेलर्स होते हैं, इट मीन्स अ डीलर कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स टू द कस्टमर्स। जो पर्सन होता है या जो डीलर होता है जो रिटेल बिजनेस कैरी करता है, जिसके पास रिटेल बिजनेस होता है सेल करने के लिए ड्रग्स की कस्टमर्स को, जो कस्टमर्स को ड्रग्स सेल करता है रिटेल बिजनेस के द्वारा, उसे रिटेलर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? इट मीन्स अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, और इज एजेंट या फिर उसका कोई एजेंट हो डिस्ट्रीब्यूटर का, या एक स्टॉकिस्ट अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है, वो एक स्टॉकिस्ट या स्टॉक रखने वाला, जिसके पास स्टॉक जमा रहे, उसे अपॉइंट किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। या फिर एन इम्पोर्टर ऑफ स्टॉकिंग हिज ड्रग्स फॉर रीसेल टू अ डीलर। डीलर को रीसेल करने के लिए एक इम्पोर्टर रखा जाता है, जो ड्रग के स्टॉक को इम्पोर्ट करेगा, अपने पास लेकर के आएगा और डीलर को उसे दोबारा से सेल कर देगा, रीसेल कर देगा। तो इन सभी लोगों को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। फिर आता है डीलर। डीलर क्या होता है? इट मीन्स अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ परचेज और सेल ऑफ ड्रग्स वेदर एज अ होलसेलर और रिटेलर इंक्लूडिंग हिज एजेंट्स। या तो होलसेलर हो या रिटेलर हो या उनका कोई एजेंट हो, कोई भी पर्सन जो बिजनेस कैरी कर रहा है और ड्रग्स की परचेज या सेल कर रहा है, उसको हम डीलर कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा होलसेलर। होलसेलर क्या होता है? इट मीन्स अ डीलर और हिज एजेंट और स्टॉकिस्ट अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर और एन इम्पोर्टर फॉर सेल ऑफ ड्रग्स टू रिटेलर। कोई भी हो, या एजेंट हो या डीलर हो या स्टॉकिस्ट हो, जो मैन्युफैक्चरर द्वारा अपॉइंट किया गया है, या इम्पोर्टर हो सेल के ड्रग्स के लिए, या रिटेलर हो, या हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी एंड मेडिकल, एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो परचेज ड्रग्स इन बल्क क्वांटिटीज। कोई भी हो जो ड्रग्स को बल्क क्वांटिटी में परचेज करता है दूसरों को सेल करने के लिए, अपने से छोटे को सेल करने के लिए, रिटेलर को सेल करने के लिए,
उसको हम होलसेलर कहते हैं। बस होलसेलर और रिटेलर में ये अंतर है कि होलसेलर रिटेलर को बेचेगा कोई भी सामान, और डायरेक्ट कस्टमर को भी कुछ कुछ होलसेलर बेच देते हैं, और फिर रिटेलर कस्टमर को बेचता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को। फिर आता है सेलिंग प्राइस क्या होता है या लीडर प्राइस क्या होता है। इट मीन्स द प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ डीपीसीओ। डीपीसीओ के प्रावधान के अकॉर्डिंग जो भी ऐसे फॉर्मुलेशन होते हैं जो शेड्यूल किए गए हैं, पहले से शेड्यूल में बताए गए हैं, उनका प्राइस गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया जाता है, तो उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, कि ये तो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स है, हर जगह दवाई इतने की ही मिलेगी। फिर आता फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब होता है इट मीन्स अ रिजर्व क्रिएटेड बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक रिजर्व क्रिएट करना, रिजर्व मतलब एक चीज़ होती है कि अपने लिए बचा करके रखना, क्रिएटेड बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट but does not include the reserve provided for contingent liability, disputed claim, goodwill और other similar reserve। इस तरह की चीज़ें जो प्रॉफिट के लिए अप्रोप्रिएट हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हैं, रिजर्व करी जाती हैं, वो होती हैं फ्री रिजर्व। कि हमें अगर हम किसी भी तरह के ड्रग्स को बेचेंगे तो इतना तो प्रॉफिट हमें होना ही होना है। लेकिन जो इस तरीके के रिजर्व हैं जो कंटिजेंट लायबिलिटी हैं, जो हमारे यूज़ होने वाले वहाँ पर सामान है या डिस्प्यूटेड हैं, क्लेम है कि भाई हमें ये दवाई ने फ़ायदा नहीं किया तो हमें वापस क्लेम चाहिए, इस तरीके की चीज़ें जो उसमें जो सेल करने वाला है वो अपना पहले से ही प्रॉफिट रिजर्व करके चलता है, उस तरीके की चीज़ें हैं। या गुडविल को बनाने के लिए जो प्रॉफिट वगैरह होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। इसमें केवल जो सेल पर जो रिजर्व किया जाता है प्रॉफिट, वही है इसमें आता है। मतलब एक प्रॉफिट पहले से ही फिक्स है कि हम सेल करेंगे तो इतना प्रॉफिट हमारा पक्का है। फिर आता है नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? इट मीन्स द पेड अप कैपिटल शेयर ऑफ कंपनी प्लस फ्री रिजर्व इफ एनी। यानी कि जो नेटवर्थ होती है वो पेड अप कैपिटल होती है, कैपिटल जो पे की जाती है, शेयर होता है कंपनी को शेयर किया जाता है, प्लस फ्री रिजर्व, और उसके साथ फ्री रिजर्व भी होता है। मतलब जिसके जो टोटल एक तरीके से कह सकते हैं, अगर वो आज के टाइम में अपनी कंपनी को या अपने बिजनेस को बेच देता है तो उसे टोटल कितना जो पैसा है वो मिलेगा, वो उसकी नेटवर्थ होती है। जो भी उसने आज तक कैपिटल लगाया है, जो भी कंपनी में उसका शेयर हैं, वो सभी चीज़, और जो उसका रिजर्व है, जो प्रॉफिट है, वो सारी चीज़ें नेटवर्थ में आ जाती हैं। फैनी अगर रिजर्व कुछ है तो ठीक है, नहीं तो वो काउंट नहीं होगा। एंड सरप्लस इज एक्सक्लूडिंग आउटसाइड इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटी। और इसमें वो जो इन्वेस्टमेंट है इंक्लूड नहीं होगी जो अभी ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, पैसे वगैरह आने शुरू नहीं हुए हैं, बस उसने इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसे हम नेटवर्थ में काउंट नहीं करते हैं। पता बल्क ड्रग क्या होता है? इट मीन्स एनी फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट। कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या कोई प्लांट का प्रोडक्ट है, इंक्लूडिंग इट्स सॉल्ट, और उसके कोई भी सॉल्ट हैं इन्हीं तरह के प्रोडक्ट के, तो वो भी इसी में इंक्लूड होते हैं। एस्टर एंड डेरिवेटिव्स कंफर्मिंग टू द फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड को कंफर्म करते हैं और इस बताते हैं कि भी हाँ भाई ये फार्माकोपिया में आता है, फार्माकोपिया का जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें फॉलो कर रहा है, एंड विच इज़ यूज्ड एज सच और एज एन इंग्रेडिएंट इन फॉर्मुलरी। और जो भी फॉर्मुलरी में जो हमारा ड्रग्स है प्रिपरेशन बना रहे हैं उसमें एक तरीके से इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है, वो सभी बल्क ड्रग्स में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें हम डायरेक्टली तो ले नहीं सकते, लेकिन बल्क मात्रा में फिर भी वो खरीदे जाते हैं, जिनसे कि हम उनके अंदर दवाइयों के अंदर उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा को डालकर एक फॉर्मूले के साथ
जो मेडिसिन है हमारी उन्हें प्रिपेयर कर पाएँ, तो ये बल्क ड्रग में आ जाते हैं। फिर आता हमारा हाउ इज रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन कैलकुलेटेड एज पर डीपीसीओ। डीपीसीओ के अकॉर्डिंग जो रिटेल प्राइस है किसी भी फॉर्मुलेशन का उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका कम से कम फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद होना ही चाहिए, और फॉर्मूला ही पूछा जाता है मैक्सिमम। तो इसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही दी हुई है कि फॉर्मूला ही आपको दिया हुआ है। अब रिटेल प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आरपी। आरपी मतलब रिटेल प्राइस, और एमसी, सीसी, पीसी। यानी कि एमसी मतलब मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट जो भी मटेरियल है हमारा उसे खरीदने में जो भी हमारी कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट। सीसी यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि मटेरियल जो हमारा आया है उसे फिनिश जो फॉर्म है उसकी उसमें कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जितनी कॉस्ट आई है वो कॉस्ट। एंड पीसी यानी कि पैकेजिंग कॉस्ट, और उसे बाद में पैकेट के अंदर पैकेजिंग कर देना उसका, उसका जो चार्ज है। ये तीनों हम एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, एक साथ जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एम यू अपॉन 100। एम यू मतलब होता है मटेरियल, और सॉरी यानी एम यू का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर मार्क्स आप बोल देते हैं इसे। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 100 से, और फिर इस सम में जो कैलकुलेट करके जो भी आएगा उसमें हम बाद में लगा देंगे ईडी और जोड़ देंगे। ईडी का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी, जो भी उस पर टैक्स लगेगा वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा रिटेल प्राइस है किसी भी ड्रग का या किसी भी सब्सटेंस का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, एज पर डीपीसीओ 1987 और 1995। 1987 और 19 ये तो था हमारा 1979 के अकॉर्डिंग, और अगर हम देखें 1987 या 1995 के अकॉर्डिंग जो प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो तो सेम है एम सी, सी सी और पी एम। एम सी मतलब मटेरियल कॉस्ट, सी सी कन्वर्जन कॉस्ट, और पी सी पैकेजिंग चार्जेस। ये तो हमारा है ही, और इसके अंदर एक और जुड़ जाएगा पैकेजिंग पी सी, और सॉरी पीएम और जुड़ जाएगा इसके अंदर। पीएम का मतलब होता है पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जिस मटेरियल से हम पैक कर रहे हैं जो भी हमारे पॉलीथीन वगैरह या कार्टून वगैरह जो भी चीज़ें हैं जिसके अंदर पैक होना सामान, उसकी एक और कॉस्ट जो है वो उसमें जुड़ जाएगी। और फिर पैकेजिंग चार्ज तो है ही, पैक करने के जो चार्जेस लगेंगे, और इसके अंदर फिर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पर था एम यू, अब की बार है एम ए पी ई, यानी कि मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। यानी कि पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करने के बाद जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कितने अलाउ कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना एक्सपेंस हम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद किसी भी प्रोडक्ट की। तो वो जो एक्सपेंस है वो हम यहाँ पर लिखेंगे एम ए पी ई। ठीक है, और उसे डिवाइड कर देंगे 100 से, और प्लस कर देंगे उसमें 1। तो इसके बाद फिर वही बची हुई जो एक्साइज ड्यूटी है, जो हमारा टैक्स है उस पर कितना लगता है स्टेट या अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, रिटेल प्राइस निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू डीपीसीओ जो था 1987 या 1995 इसके अकॉर्डिंग। यहीं पर चैप्टर नंबर जो 7 है हमारा, इस चैप्टर पर चैप्टर हो जाता है फिनिश। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं चैप्टर नंबर 8।